हमारे सभी श्रोताओं को स्मरण होगा कि जब ये इस्लाम फैलना शुरू हुआ था सऊदी अरब से, तो ये जो है आज का जो मोरक्को है, जो शुद्ध सनातनी था, सऊदी अरब भी सनातनी था, जो मोरक्को सनातनी है उत्तर अफ्रीका में, वहां कुछ पहुंच गए अरबी और लगे इनको मियाँ बनाने। वैसे इतिहास देखने पर पता चलता है कि जैसे हमारे देश में संघर्ष हुआ, वहां भी लंबा संघर्ष हुआ, तुरंत वो मियाँ नहीं बने। लेकिन जो भी स्थिति हो, थोड़े समय के बाद ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बोलते हैं, जो जिब्राइल शब्द से बना है, मियाँ नहीं नाम रखा है उसका, तो उन लोगों ने उसको पार किया। क्योंकि मोरक्को जो उत्तरी अफ्रीका है उससे स्पेन की जो दूरी है वो मात्र 14 किलोमीटर है। तो किसी प्रकार से इन्होंने क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद स्पेन को जीत लिया। जीतने के बाद स्पेन में जो ईसाई रह रहे थे उनको मियाँ बनाना आरंभ किया और मियाँ का एक प्रकार से वहां पे राजकाज शुरू हो गया, जो 15वीं शताब्दी तक चला। इस बीच में स्पेन ने संसार में एक इस प्रकार का इतिहास बनाया कि सामान्यतया जहां मुसलमान जमते हैं वहां जमे रह जाते हैं, और आज की स्थिति यह है कि जहां कम जमे हुए थे, जैसे लेबनान है, सीरिया है, वहां फैल के और चौड़े हो गए। लेकिन स्पेन ने, जो ईसाई थे वो इतने खूंखार पिशाच की तरह के थे, क्योंकि मैंने अपनी पुस्तक में इनका बहुत विस्तार से उल्लेख किया है कि उन्होंने मियाओं को न केवल भगाया वरन मियाओं को विकल्प दिया कि या तो तुम ईसाई बनो, नहीं तो हम तुमको काट डालेंगे, और सचमुच किया। एक भी मियाँ नहीं बचने दिया स्पेन में। मैंने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि आज जो मियाँ स्पेन में रह रहे हैं वो आज के युग के मियाँ हैं, जो गए हुए हैं वहां किसी दूसरे देश से। पुराने किसी मियाँ को नहीं रहने दिया उन्होंने। अब आज क्या हुआ है, आज की जो घटना है वो बड़ी चौंकाने वाली है कि 1580 के आसपास स्पेन ने उत्तरी अफ्रीका के कुछ क्षेत्र को जीत लिया, जिनमें दो शहर हैं, एक का नाम है स्यूटा और दूसरे का नाम है मेलिला। तो एक प्रकार से तकनीकी रूप से मोरक्को इन दोनों शहरों को अपना शहर मानता है। और अभी हाल में क्या घटना घटी है कि स्पेन का प्रधानमंत्री संभवतः वहां गया था अल्जीरिया, तो अल्जीरिया भी मियाँ का देश है। तो अल्जीरिया वालों ने इनसे कहा कि आप जो है ये स्यूटा और मेलिला पर अपना अधिकार छोड़ दीजिए। तो तकनीकी रूप से ये विवादित क्षेत्र माना जाता है, परंतु ईसाइयों ने जीता है, तो तब से लेके आज तक वो इन्हीं के अधीन है दोनों शहर, और दोनों शहर जो है स्पेन के हैं। तो स्पेन मेनलैंड से इनका कोई लेना देना नहीं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से भी कोई लेना देना नहीं। ये कि समझिए कि अफ्रीकी जो प्रायद्वीप है उसका हिस्सा है ये दोनों शहर। लेकिन चूंकि स्पेन का हिस्सा है इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। यहाँ शहर जो ठीक से बसा दिए गए हैं। तो अचानक क्या हुआ कि अभी पिछले 24 घंटों में स्यूटा बड़ा बड़ा शहर है, मेलिला और भी नन्हा सा शहर। वैसे यूरोप के शहर छोटे छोटे ही होते हैं, तो हमारे हिसाब से तो स्यूटा बहुत छोटा शहर है, मतलब यदि अनुमान करें तो हमारे सीतामढ़ी से भी छोटा होगा, क्योंकि उसकी कुल जनसंख्या है 83,000, मात्र 83,000 के शहर में 24 घंटे के अंदर 60,000 मियाँ घुस गए, 60,000। और सारे बैरियर, बैरिकेड, क्रॉसिंग सबको तोड़ के जैसे कोई तूफान आता है उस टाइप से कर दिया। परिणाम यह हुआ कि वहां की सारी दुकानें बंद हो गई, जो घर में जो सामान्य लोग रह रहे हैं उन्होंने अपनी खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दिए। और वहां उन्होंने ऐसा कुछ सिस्टम बनाया हुआ है जो विचित्र है, कभी दूसरे प्रकरण में उसका वर्णन करेंगे। यूरोप जो है उसको समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये कहते हैं स्पेन वाले कि वो ऑटोनोमस रीजन है, और उसका जो हेड है, जो मेयर हो सकता है, उसको प्रेसिडेंट कहते हैं। तो प्रेसिडेंट ने वहां के प्रधानमंत्री को सूचना दी
और इसको नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी स्पेन की सरकार ने, वहां से सेना भेजी गई और पूरे यूरोप में समझिए जैसे भूकंप आ जाता है वो वाली स्थिति हो गई, क्योंकि कोई अनुमान नहीं कर सकता। एक बीबीसी की रिपोर्ट में मैं देख रहा था तो वो कह रहा था कि वो समझिए कि शहर में उसकी जनसंख्या का 70% के बराबर यदि लोग आपके पास आ जाएं तो आप क्या करेंगे। और इनमें से अधिकांश युवक हैं, शुद्ध जिहादी हैं। मतलब ये यही वो तत्व हैं जो क्रिश्चियन लड़कियों का बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं, जेब कतरे होते हैं, चोरी करते हैं, सेनाजोरी करते हैं, बदमाशी कर उदंडता का जो कार्य होता है वो करते हैं। और वही सारे लोग, थोड़े से बच्चे हैं और कुछ महिलाएं, लेकिन वो कैमोफ्लेज है। जो मैक्सिमम लोग हैं वो ऐसे ही मुस्टंडे हैं, क्योंकि आप तस्वीर देख सकते हैं, उनसे भी आपको पता चल जाए। तो ये क्या किया कि ऐसी स्थिति का किसी ने अनुमान नहीं किया। पूरे यूरोपियन यूनियन में तहलका मच गया, क्योंकि ब्रिटेन तो ईयू से बाहर हो गया, स्पेन बाहर नहीं हुआ है। तो इटली की जो प्रधानमंत्री है उन्होंने वक्तव्य जारी कर दिया कि वहां पर एक सिस्टम होता है यूरोपियन यूनियन में जिसको बोलते हैं शेंजन वीजा। मैं भी जितनी बार गया यूरोप तो शेंजन वीजा लेके हमको जाना पड़ता था। शेंजन वीजा क्या होता है? वो वीजा ये होता है कि आप यूरोपियन यूनियन के एक देश में एंटर करते हैं तो आपको बाकी देशों के लिए कोई वीजा नहीं चाहिए। जैसे 28 देश हैं संभवतः, 28 के 28 में आप खुलेआम घूम सकते हैं। और ये खतरनाक स्थिति है। अब आप इसको ध्यान से समझिए, सोचिए। तो इनका डर ये है कि एक मान लीजिए ये इस तरह का जिहादी घुस गया स्पेन में, तो वो बेधड़क चला जाएगा पोलैंड, वो चला जाएगा वो क्या बोलते हैं हंगरी, वो चला जाएगा फ्रांस, चला जाएगा वो फिनलैंड, कहीं भी चला जाएगा वो, उसकी कोई रोक, क्योंकि वहां बॉर्डर ही नहीं अब यूरोपियन यूनियन के अंदर। इसलिए मेलोनी ने तुरंत कहिए कि सायरन बटन दबाया और उसने कहा कि हमें शेंजन वीजा के लिए तुरंत बात करनी चाहिए, ये तो बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है, हमारे साथ समस्या आ गई है। फिर जर्मन जो चांसलर है उसने इमरजेंसी मीटिंग बिठाई है, उसने कहा है कि भाई स्पेन को इसको आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए चट्टान के तरीके से, चाहे जितनी फौज ले जो करे। फिनलैंड ने ही बात कही है, फ्रांस ने ही बात कही है और सारे यूरोपियन यूनियन इसके लिए इकट्ठा हो गए। और अच्छी बात यह हुई है कि स्पेन का जो प्रधानमंत्री वो भी वहीं पर डेरा डाल के बैठा हुआ और एक युद्ध की स्थिति वहां पर हो गई, बहुत ही भयंकर स्थिति हो गई। क्योंकि हम और आप सोच ही नहीं सकते कि छोटा सा शहर हो उसमें उतने लोग आ जाएं, तो वहां का जो सामान्य जनजीवन है वो कैसे अस्त व्यस्त हो गया होगा, छिन्न विचिन्न हो गया होगा। वहां सड़क पे कुछ नहीं है, कोई मनुष्य नहीं दिखाई देता जो वहां के रहने वाले लोग, केवल यही गुंडे और इस तरह के मवाली लोग दिखाई देते हैं। लेकिन इसमें हमारे लिए समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि इस समस्या के पीछे यूरोप की, मैं समझता हूं आदरणीय दीदी इसको बाद में बहुत अच्छे से बताएंगी, क्योंकि देखिए यूरोप जो है वो आत्मग्लानि का शिकार है। उसने इतने अत्याचार किए हैं संसार पर कि बाद में एक उदार होने का ढोंग रचा या उदार होने के लिए चोंगा पान लिया। अभी सबसे बड़ी समस्या मुसलमान को हैंडल करने के लिए जो यूरोप में हो रही है वो क्या है? वो सारे देशों के संविधान है, क्योंकि उनके संविधान किसी भी रिफ्यूजी के लिए या बाहरी के लिए इतने उदार हैं कि हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। तो हुआ क्या है कि अभी अभी कल या परसों की घटना है, स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वहां पर बार बार मोरक्को से लोग आते थे, पीछे भी आए थे, 2021 में घटना घटी थी जो उस समय तक के लिए सबसे भयंकर थी। 8,000 लोगों ने प्रवेश किया था, अब तो 8,000 कुछ भी नहीं है 60,000 के सामने। तो उस समय भी ये बात चली गई थी कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई समुद्र के रास्ते अच्छा ये कैसे आए हैं? तो ये डोंगी पे बैठ के आए हैं, छोटे छोटे जहाज नाव लेके आए हैं, तैर के आए हैं, हजारों तो तैर के आए हैं, क्योंकि वहीं के रहने वाले हैं, बस समुद्र के किनारे गए तैर के पास। अब सोचिए इतना उन्होंने जोखिम उठाया है कि 34 लोग तो रास्ते में ही मर गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल की परसों ये डिसीजन दिया, निर्णय दिया कि जो लोग इतना अपनी जान को जोखिम में डाल करके आते हैं स्पेन, उनको
बैरंग लौटाया नहीं जा सकता। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप इसकी पूरा इन्वेस्टिगेशन कीजिए, मानवीयता दिखाइए और इस तरह के काम कीजिए, मतलब आपका देश गया भाड़ में। और जैसे हमारे देश में ये जो होते हैं जुडिशरी में कुछ जज होते हैं, वोक होते हैं, कम्युनिस्ट होते हैं, देशद्रोही होते हैं, वैसे जज वहां भी बैठे हुए हैं। और ये यूरोप के हर देश की कहानी, जर्मनी की ही कहानी है, फ्रांस की ही कहानी है, इंग्लैंड की ही कहानी है, स्पेन की ही कहानी है। अब ये जो खबर थी सुप्रीम कोर्ट की, ये खबर जंगल की आग की तरह मोरक्को में फैल गई और मोरक्को वालों ने इसको इस रूप से लिया कि अब हम चाहे जैसे भी घुस जाएंगे स्पेन में, तो स्पेन का जो कानून है वो हमारी सहायता करेगा। ये सत्य इतना नहीं था, लेकिन उसको अफवाह के रूप में उसको बना दिया। और इस बीच में जो बिचौलिए होते हैं, मीडिएटर होते हैं, दलाल होते हैं, उन लोगों की चांदी हो गई। उन लोगों ने जो भी पैसा लिया होगा मोरक्को में दलाली करके, और उन सब लोगों को हाँक दिया, नाव पे बिठा दिया, बच्चों को बिठा दिया, महिलाओं को बिठा दिया और सबको समुद्र में झोंक दिया। बहुत तो पैदल ही चले गए क्योंकि वो लैंड से जुड़ा हुआ हिस्सा है वो। तो ये जो हुआ है ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि आप अपनी कानून व्यवस्था, अपने संविधान, अपने कानून को ऐसा ना नपुंसक बना दीजिए कि आप कुछ करने लायक नहीं रही। और अब यहां पर कैच 22 की स्थिति है कि स्पेन का प्रधानमंत्री चाह कर भी बहुत कुछ नहीं कर पाएगा जब तक कि आप उस कानूनी संशोधन नहीं करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपके बीच में खड़ा है। और ये पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत बड़ा सबक है, उनको सीख है उनके लिए कि वो कैसे इसको हैंडल करें। फ्रांस नहीं हैंडल कर पा रहा, इंग्लैंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कोर्ट बीच में आ जाता है, चाहे वो जितना बड़ा दरिंदा हो, बदमाश हो। आप इंग्लैंड के बारे में जानते हैं कि हजारों लड़कियों का एक दो नहीं, कम से कम 12, 14, 15 सालों तक रेप हुआ है, जिसको ग्रूमिंग गैंग कहते हैं उनके द्वारा। लेकिन कानून जो है फिर भी उदार अपने आप को मानता है, तो इस उदारता की भेंट चढ़ गया है। परंतु अच्छी बात क्या है इसमें कि यूरोपियन यूनियन इकट्ठा हो गया है और मियां का संकट तो चारों ओर है ही, तो इसमें इकट्ठा होकर के ये इमरजेंसी बैठक करने लगे हैं। और ये जो आवर्जन के जो नियम है उनको लेकर के भी इमरजेंसी बैठक शुरू हो गई है कि अब हमारे जीवन मरण का प्रश्न हो गया है, हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो यदि ये संवैधानिक संशोधन होता है इन सारे देशों में या यूरोपियन पार्लियामेंट में हो जाता है, तो उसका भी मानने को ये सारे सदस्य देश जो है वो बाध्य होंगे, क्योंकि सबके लिए संकट है। स्पेन में घुसने का मतलब है कि वह व्यक्ति परसों सुबह पोलैंड में दिखेगा या कल होकर के वो दिख जाएगा आपको स्वीडन में, वो कहीं भी दिख जाएगा। क्योंकि आप लोगों को जानकारी होगी कि वहां एक ट्रक चलता है, तो जो ट्रक का ड्राइवर है वो कहीं भी जा सकता है, उससे कोई कुछ नहीं पूछता है। 28 देशों की बात मैं कर रहा हूं, इसलिए वो बहुत ही खतरनाक स्थिति में। यूरोपियन यूनियन उस स्वप्न लोक में जी रहा है जहां मैंने स्वयं देखा था। ब्रसेल्स में मैं यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में था। बहस क्या हो रही थी कि हमें सेना की क्या आवश्यकता है, जब हमें आपस में एक दूसरे देश से भय नहीं है तो हम सेना क्यों रखें। आप सोच सकते हैं कितनी खतरनाक सोच है उनकी, क्योंकि हमें तो आपस में किसी से खतरा नहीं है, बाहरी से खतरा है। तो जो बाहर बाहर देश की सीमा है वहां हम थोड़े सैनिक रखें, बाकी सैनिक सेना को हम खत्म कर दें। ऐसी ऐसी सोच वहां पर आ गई है जो आत्मघाती है। परंतु अब जो आसन्न संकट है उसके सामने इनके लिए कोई विकल्प नहीं बचा है। इनके सामने है कि ये मार भगाएंगे, अन्यथा क्या होगा कि आपको मैं बताऊं, स्यूटा शहर जो है वो स्पेन के हाथ से निकल जाएगा। मेलिला जो उससे भी नन्हा सा शहर है वो उसके हाथ से निकल जाएगा। और फिर भयंकर स्थिति ये होगी कि इतने लोगों का जो प्रवाह है वो प्रवाह कहीं भी जा सकता है, कहीं भी यूरोप में जा सकता है, अंधाधुंध मचा सकता है। क्योंकि आप देखते हैं कि यही मोरक्को नामक देश है जहां का वो फुटबॉल का मैच हो रहा था, अभी अभी हाल में हो रहा था, तो वो हार गया। अब हार गया तो आप सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं, पेरिस में दंगा हो गया। पेरिस में जो मुसलमान रहते हैं वो पीटना शुरू कर दिया उन्होंने वहां के ईसाइयों। मतलब वो कोई भी कारण पे किसी भी नाम पर वो दंगा कर सकते हैं।
ऐसी स्थिति। अब क्या है कि एक तो है कि आर्थिक रूप से विषमता बहुत है। मोरक्को जो है वो कहते हैं कि आर्थिक रूप से दयनीय स्थिति में है, और इधर क्या हुआ है, 1-2 सालों से वहां बारिश भी नहीं हुई है, अकाल जैसी स्थिति है। अब उसमें बेरोजगार लोगों की भीड़ लगी हुई है। लेकिन बेरोजगारों की भीड़ है तो आप स्वयं उसका कुछ न करेंगे कि आप उसको सीधा भेज देंगे? तो मोरक्को सरकार से भी बातचीत चल रही है। कल को क्या होगा इसके विषय में मैं बता नहीं सकता, लेकिन आज जो स्थिति है उससे यही दिखता है कि अभी यूरोप के सारे देश इकट्ठा होकर और ये जो आए हैं 60,000, इनको धक्का देकर बाहर करेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और होना भी चाहिए, अन्यथा इनके जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो जाएगा। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं।